दोस्तों आज का जो केस आप सुनने वाले हो वो इतना खतरनाक है कि ब्रिटिश की अदालत ने उस केस को मीडिया और अखबारों में दिखाने से मना कर दिया। मतलब जो नाम इस केस के साथ जुड़े थे उन्हें दुनिया के सामने रखने पर बैन लगा दिया। उनमें कौन थे उनका नाम भी नहीं किसी को पता। ज्यादातर लोग उन्हें जॉन और मार्क के नाम से जानते हैं, लेकिन मैंने खुद ने उन्हें एक अलग से नाम दिया है, टॉम और पीटर। देखो आज की वीडियो जो आप देखने वाले हो, ऐसी वीडियो ना तो पहले कभी आई थी और ना ही फ्यूचर में कभी आएगी। अगर आपने जरा सा भी इस वीडियो को स्किप कर दिया तो कोई फायदा नहीं, आप चले जाओ यहां से, मत देखो, कोई टेंशन नहीं है। जो इस वीडियो को स्किप नहीं करना चाहता वो बैठे रहो, क्योंकि आज की जो ये ट्रू स्टोरी है, ये स्टोरी उन ट्रू स्टोरीज में से है जो कि इतनी खतरनाक है कि मैंने कभी सुनी ही नहीं और ना ही आपने कभी सुनी होगी। मैं जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मेरा दिमाग हिल गया। जिन्हें आंखें खोलकर वीडियो देखनी है, मोस्ट वेलकम, देख लीजिए, लेकिन इस वीडियो को आप आंखें बंद करके भी देख सकते हो। सारे विजुअल्स आपका दिमाग खुद बनाएगा। एक बार ट्राई करके जरूर देखना, विजुअल्स अपने आप बनते जाएंगे। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने इस कहानी को 3 भागों में बांट दिया है। फर्स्ट फेज, सेकंड और थर्ड फेज तक ये कहानी जाएगी। तो सबसे पहले इन कैरेक्टर्स के नाम सुनते जाओ। मैं इन कैरेक्टर्स को काल्पनिक नाम देने जा रहा हूं, क्योंकि अदालत ने तो सख्त मना कर दिया था। और अगर आपको कहानी झूठी लगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, खुद पढ़ लेना जाके। उन्होंने भी कहीं भी इन कैरेक्टर्स के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन जो मैं इन्हें नाम देने जा रहा हूं, सबसे पहला है पीटर और फिर आता है उसका दोस्त जिसका नाम मैंने रखा है टॉम। यह कहानी इन्हीं से शुरू होती है और इन्हीं पर जाकर खत्म होती है। तो चलो आज की खतरनाक ट्रू स्टोरी पर नजर डालते हैं। 29 जून 2003 को 14 साल का पीटर और उसका दोस्त टॉम, जो कि 16 सालों का था, एक बार फुटपाथ पर बनी स्टॉल्स के पीछे घूम रहे थे। चलते चलते टॉम ने पीटर को वापस जाने के लिए कहा। टॉम की इस बात से पीटर कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वहां आगे जाने के सिवा तो कोई रास्ता ही नहीं था। तो पीटर को लगा कि टॉम किसी वजह से ही कह रहा होगा कि वापस मुड़ जाओ, हम कहीं और चलते हैं। तो पीटर वहां से पीछे की ओर मुड़ गया, लेकिन जैसे ही पीटर पीछे मुड़ा तो टॉम ने उसके कंधे पर हाथ रख के उसे रोक लिया और फिर टॉम ने अपना चाकू निकाला। पीटर ने टॉम की तरफ देखा, लेकिन उसके देखते ही देखते टॉम ने उसके पेट में वो चाकू घोंप दिया और कहा, आई एम सॉरी ब्रो, मुझे माफ करना। और फिर टॉम ने दूसरी बार चाकू पीटर के सीने पर घोंप दिया। फिर पीटर नीचे गिर गया, पर जैसे ही पीटर नीचे गिरा तो उसने टॉम की तरफ देखा और बोला कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। लेकिन टॉम ने उसे कहा कि अगर तुम पूरी बात जानो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर मैंने तुम्हें क्यों मारा है। और ये जो बात थी ना, यही आपको हैरान कर देगी। आगे देखते जाना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात करते हैं पीटर की। तो पीटर नीचे गिर गया था। फिर कुछ वक्त तक तड़पने के बाद वो मर गया, लेकिन वो जब तक नहीं मरा तब तक टॉम उसे देखता ही रहा। फिर 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद उसे लगा कि अब पीटर मर चुका है। फिर टॉम ने पुलिस को कॉल लगाया और मनगढ़ंत कहानी बनाकर उन्हें सुनाई कि किसी पागल आदमी ने उसके दोस्त पीटर पर हमला कर दिया और अब उसे मदद की जरूरत है, इसलिए जल्द से जल्द एम्बुलेंस भिजवा दीजिए। और जब एम्बुलेंस वहां पहुंची तो टॉम पीटर के पास ही रुका हुआ था, भागा नहीं था कहीं और हॉस्पिटल तक उसके साथ ही गया। लेकिन पीटर ऑपरेशन टेबल पर 2 बार मरते मरते बचा। फिर आखिरकार उसकी जान बच गई। वो कहते हैं ना, जागो राके साइयां मार सके ना कोई। मौत से जूझने के बाद पीटर ने फुल रिकवरी कर ली थी। रिकवरी के बाद जब पीटर ठीक से बोलने लगा तो उसने पुलिस को बताया कि टॉम ही वो शख्स है जिसने मुझ पर हमला किया था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया वो मुझे नहीं पता। जब टॉम को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया तो उसने इजीली कन्फेस कर लिया कि हाँ, मैंने ही उसे मारा था। तो पुलिस को ये केस बड़ा ही अजीब सा लगा, क्योंकि यह केस खुलने से पहले ही बंद हो गया और टॉम को जानलेवा हमला करने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पुलिस के मन में तो बार बार यही चीज आ रही थी, मतलब ये खुलते ही बंद हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमें कुछ और पड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि इस केस में कुछ तो साला अजीब था। और जब पुलिस इस केस को धीरे धीरे और अच्छे से समझने लगी तो वो ये जानना चाहती थी कि इस अटैक के पीछे का कारण क्या था, क्योंकि इसका तो कोई कारण बताया ही नहीं गया। ना ही टॉम ने बताया, ना ही पीटर ने, क्योंकि वो तो एक अच्छे दोस्त थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें इसका कारण पता चला तो पुलिस के साथ साथ टॉम भी ये सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इस केस के पीछे की कहानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और जज ने इस केस की सुनवाई के बाद सिर्फ एक ही लाइन कही कि कोई जाना माना फिल्म डायरेक्टर या राइटर भी ऐसी स्टोरी नहीं लिख सकता। और यही नहीं गाइस, वहां की मूवी इंडस्ट्री पर भी ये बैन लगा दिया गया कि इस स्टोरी को वो कभी भी अपनी मूवी में ना उतार दे। तो अब इस स्टोरी के ऊपर कोई भी मूवी भी नहीं बन सकती थी। सुन लिया। और अब इसी के साथ फेस 1
यहीं खत्म होता है। और अब चलते हैं इस कहानी के फेज 2 पर। यह स्टोरी शुरू होती है पीटर पर किए गए हमले से 4 महीने पहले, यानी फरवरी 2003 को। दोस्तों, फरवरी 2003 को टॉम एक 16 साल का स्टूडेंट था। वो मैनचेस्टर में रहता था और स्टूडेंट होने के साथ साथ वो अपने पास के ही रेस्टोरेंट पर पार्ट टाइम डिश वॉशर भी था, यानी बर्तन वगैरह साफ करता था। टॉम स्कूल में एक एवरेज सा स्टूडेंट था जिसके ठीक ठाक से नंबर आ जाते थे, लेकिन वे अपनी फैमिली के बहुत ही ज्यादा करीब था और वो ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता था। यही नहीं गाइस, उसके आस पड़ोस में भी ठीक ठाक फैमिलीज रहती थी। ओवरऑल टॉम एक साधारण जिंदगी जी रहा था। उस साल यानी 2003 को टॉम को एक इंटरनेट पर चैट रूम के बारे में पता चलता है, जहां पर लोग चैट वगैरह और बातें शातें कर सकते थे। और ये चैट रूम इस तरह से डिजाइन था जहां लोग नए नए दोस्त बना सकते थे, बातें कर सकते थे और फैशन और स्पोर्ट्स की भी बातें यहां पर की जाती थी। ये उस जमाने की बात चल रही है जब फेसबुक तो होता ही नहीं था, बल्कि स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करते थे। इंटरनेट वगैरह चलाने के लिए सिर्फ कंप्यूटर को इस्तेमाल में लिया जाता था और टॉम इस चैट रूम में सिर्फ लोगों की बातें पढ़ने के लिए लॉग इन किया करता था। खुद कुछ भी नहीं करता था, किसी से भी बात नहीं करता था। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे टॉम भी उस चैट रूम में ऑनलाइन रहने लगा। फिर उसके बाद बहुत ही ज्यादा एक्टिव यूजर बन गया था। टॉम उस चैट रूम का इतना ज्यादा दीवाना हो गया था कि उसने अपनी लाइफ के दूसरे कामों को पीछे धकेल दिया था। वो रात भर जग कर सिर्फ चैट रूम पर ही घुसा रहता था। इस चैट रूम के नशे ने उसे बाकी सब कामों से बहुत ही ज्यादा दूर कर दिया था। कोई भी काम करने का मन नहीं करता था, हर चीज में चिड़चिड़ा वगैरह वगैरह। अब समझ लो। अब बात करते हैं पीटर की। उसी साल फरवरी 2003 में पीटर, जो कि सिर्फ 14 साल का था, वो भी मैनचेस्टर इंग्लैंड का ही रहने वाला था, लेकिन टॉम से काफी दूर रहता था। और अभी तक यानी इस पॉइंट तक वो दोनों मिले भी नहीं थे। पीटर बहुत ही इंटेलिजेंट, पोलाइट और चार्मिंग था और स्कूल में वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। क्लास में उसी के सबसे ज्यादा मार्क्स आते थे। जहां पीटर की एकेडमिक लाइफ तो बहुत अच्छे से चल रही थी, पर वहीं उसकी घरेलू जिंदगी काफी खराब थी। उसकी मदर के जितने भी बॉयफ्रेंड रहे, सभी के सभी मतलबी थे। सभी बॉयफ्रेंड्स उन दोनों को अकेला छोड़कर चले जाते थे, जिसकी वजह से उसकी माँ हमेशा परेशान रहती थी और इन्हीं कारणों से घर का माहौल खराब बना रहता था। लेकिन वो अपने बेटे से बहुत ही प्यार करती थी। पीटर अब तक ये सुनकर बड़ा हुआ कि उसका बायोलॉजिकल फादर, यानी कि उसका कोई पिता, उसकी माँ के कोई एक्स बॉयफ्रेंड में से था, जो कि उसे और उसकी माँ को बचपन में ही अकेला छोड़कर चला गया। पीटर को यह कभी भी पता नहीं चल पाया कि उसका पिता आखिर था कौन। पीटर इस तनाव भरे घर को छोड़ना चाहता था और कहीं दूर रहना चाहता था, जहाँ उसकी आगे की जिंदगी अच्छी चल पाए। ये तो सिर्फ उसकी सोच थी, लेकिन असल में वह दुख भरी जिंदगी जी रहा था। खराब जिंदगी के चलते उसे इंटरनेट पर इस चैट रूम के बारे में पता चला और ये वही चैट रूम था जिसमें टॉम भी मौजूद था। लेकिन अभी तक ये एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। पीटर का इस चैट रूम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा जितना कि इसमें टॉम का था। पीटर के पास इस चैट रूम में एक्टिव रहने के लिए खुद का कंप्यूटर भी नहीं था और तभी पीटर की माँ ने पीटर के लिए एक नया लैपटॉप खरीदा, जिससे एकदम से उसे 24/7 चैट रूम का एक्सेस मिल गया। 24 घंटे कंप्यूटर पर एक्टिव रहने से उसका सारा ध्यान उस चैट रूम में ही रहता था। उसे खाने पीने का कोई ध्यान नहीं था। पीटर कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने से हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। चैट रूम बनाने का मेन पर्पस था कि वहां फैशन, स्पोर्ट्स, मूवीज वगैरह वगैरह की जानकारी मिल सके, लेकिन इसे नाबालिगों के बीच एक दूसरे से बात करने के लिए यूज किया जाने लगा, जहां बच्चे चैट रूम पर एक दूसरे से फ्लर्टिंग किया करते थे, मतलब प्यार भरी बातें। लेकिन इस मामले में पीटर और टॉम के बीच कोई अंतर नहीं था। वो दोनों ही चैट रूम में किए जाने वाली बातों को देख एंजॉय किया करते थे और ये दोनों अलग अलग लड़कियों से बात करते थे। लेकिन पीटर की इंटरेक्शन थोड़ी फ्रेंडली किस्म की थी। उसका किसी लड़की को ले जाने का या घुमाने का कोई मोटिव या कोई सीन नहीं था। लेकिन वही टॉम की बात करें, उसकी इंटरेक्शन लड़की के साथ काफी गहरी हो गई थी और वे एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। और उस लड़की का नाम था रेचल। रेचल 16 साल की थी। वो भी मैनचेस्टर इंग्लैंड की ही रहने वाली थी, जहाँ वे जिम में काम किया करती थी। और जब टॉम ने उसकी प्रोफाइल फोटो देखी तो वह देखते ही उसका दीवाना हो गया। फिर टॉम ने बिना उम्मीद के उसे मैसेज कर दिया और जब रेचल ने उसका रिप्लाई किया तो वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि टॉम को रिप्लाई की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और जब रेचल को मैसेज आया तो उसे लगा कि चलो कोई तो लड़का है जो मुझ में इंटरेस्टेड है, तो उसने उसी दिन टॉम के मैसेज का रिप्लाई कर दिया और उसके बाद वो देर रात तक चैट करते ही रहे। मतलब ऐसे समझो कि टॉम का तो उस दिन खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और इसके अगले कुछ दिन तक वह नॉन स्टॉप बातें करते रहे। और फिर एक दिन रेचल ने अचानक टॉम को चैट रूम में किसी से मिलने के लिए कहा और वो शख्स था
पीटर। मिलने के बाद तीनों की गहरी दोस्ती हो गई, जिसके बाद उन तीनों ने एक प्राइवेट चैट रूम बना लिया, यानी मेन चैट रूम से अलग, जिसमें सिर्फ वो 3 लोग ही थे जो हमेशा बातें करते रहते थे। और फिर उस प्राइवेट चैट रूम में वो तीनों ही 24 घंटे ऑनलाइन बैठे रहते थे। और इस पॉइंट पर पीटर और टॉम अच्छे दोस्त बन चुके थे, और वहीं टॉम और रेचल का प्यार भी धीरे धीरे बढ़ता गया। जब भी पीटर और टॉम ऑनलाइन हुआ करते थे तो वो वेब कैम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन रेचल के पास वेब कैमरा नहीं था, जिससे टॉम नाराज सा रहता था क्योंकि टॉम अपनी गर्लफ्रेंड को देखना चाहता था। लेकिन रेचल टॉम को टाल देती थी ये कहकर कि उसके पास अभी वेब कैम खरीदने के पैसे नहीं है, और वैसे भी मुझे कैमरा के सामने शर्म आती है। तो टॉम इन सब बातों से नाराज हो जाता था। फिर रेचल ने टॉम से कहा कि तुम मुझे रियल लाइफ में ही क्यों नहीं देख लेते, हम पास में ही तो रहते हैं। तो टॉम शुरू में तो बहुत खुश था। उसने पीटर को भी बताया कि वो रेचल से मिलने के लिए कितना बेताब है। उसके बाद टॉम थोड़ा ठंडा पड़ गया। टॉम रेचल से मिलने के लिए नहीं जा पाया। फिर भी रेचल ने उसे बहुत बार मिलने के लिए बुलाया, लेकिन टॉम का मिलना ना हो पाया, मतलब उसका मन ही नहीं किया जाने का। और जब लास्ट टाइम रेचल ने टॉम को मिलने के लिए कहा तो टॉम ने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, तुम आ जाओ मिलने। फिर उसके बाद रेचल ठंडी पड़ गई। फिर टॉम की तरह रेचल भी उसे मिलने ना आ पाई। फिर दोनों ने ही उसके बाद एक दूसरे को मिलने के लिए बुलाना बंद कर दिया। उनका ये रिलेशन ऑनलाइन चैट तक ही सीमित रहा, वो भी बिना वेब कैमरे के। अब कहानी में एक ट्विस्ट आएगा। प्राइवेट चैट रूम बनाने के 3 महीनों बाद मेन चैट रूम यानी पब्लिक चैट रूम में एक नया बंदा ऐड हुआ, जो कि सिर्फ पिंक टेक्स्ट में बात करता था। उसने ग्रुप में बताया कि मैं एक स्टोकर हूँ, मतलब जो लोग होते हैं ना, जो आप रास्ते में देखते होंगे कि वो आपको ताड़ रहे हैं, अरे यार वो ताड़ क्यों रहा है मुझे, उसे कहते हैं स्टोकर। बेफालतू ताड़ते रहते हैं वो। लेकिन केविन एक फुट फैटिश भी था, मतलब उसे लोगों की टांगे और पैर देखने में मजा आता था। ये एक तरह से टैबू कह सकते हैं या एक कंडीशन कह सकते हैं, जो केविन को भी थी। लेकिन ग्रुप के लोगों ने केविन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि ये कोई छोटा बच्चा है और ये सिर्फ हमारी अटेंशन चाहता है। केविन के आने के बाद टॉम को केविन का प्राइवेट मैसेज आता है, जिसमें उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम रेचल के बॉयफ्रेंड हो, मुझे रेचल के बारे में सब कुछ पता है और मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये सुन टॉम डर सा गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रेचल के लिए क्या करे। फिर टॉम ने रेचल को बताया कि मुझे एक ऐसा ईमेल आया है जिसमें केविन बोल रहा था कि वो एक स्टोकर है, मतलब सबको ताड़ने वाला, और वो तुम्हें हर्ट करना चाहता है। तो रेचल ने टॉम की ये बात सुन उस बात को लाइटली टाल दिया। रेचल ने कहा कि मैं इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, और केविन नाम के आदमी को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, ना मैंने उसे कभी देखा है। पीटर को भी इसके बारे में कुछ नहीं सूझ रहा था, और आखिरकार टॉम ने भी इस बात को टाल दिया। लेकिन उसके अगले दिन टॉम जब चैट रूम में ऑनलाइन हुआ तो उसे रेचल कहीं नहीं दिखी, क्योंकि रेचल उसी वक्त ऑनलाइन हुआ करती थी जिस वक्त टॉम ऑनलाइन होता था। लेकिन पीटर वहीं था। तो टॉम ने पीटर से पूछा कि क्या तुम्हारी बात रेचल से हुई? तो उसने कहा नहीं, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। और फिर टॉम पब्लिक चैट रूम में उसे देखने गया तो रेचल वहां भी दिखाई नहीं दी। फिर उसने पूरे ग्रुप से पूछा कि क्या किसी ने रेचल को देखा है? तो सभी ने यही कहा नहीं, यानी किसी की भी बात रेचल से नहीं हुई थी। और जब टॉम ईमेल बॉक्स में गया तो वहां केविन की तरफ से एक और मैसेज आया हुआ था, जो कि रेचल के बारे में था, जिसमें केविन ने बताया कि उसने रेचल को बंदी बना लिया है और वो उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक टॉम अपने पैर नहीं दिखाएगा। बताया था ना, क्योंकि वो एक फुट फेटिश था, इसी वजह से वो टॉम के पैरों की पिक्चर मांगने लगा। टॉम केविन के डर से पुलिस के पास भी नहीं गया और ना ही उसने किसी को बताया। तो टॉम ने कहा ठीक है, एक फोटो ही तो है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। और टॉम ने केविन को अपने पैरों की तस्वीर भेज दी। तस्वीर देखने के बाद केविन टॉम को लिखता है कि रेचल को आज ही छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद रेचल वापस घर लौट आती है और उसी दिन ऑनलाइन भी हो जाती है। रेचल टॉम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। टॉम ने जो कुछ भी रेचल के लिए किया उसके लिए रेचल को बहुत बुरा लगा, जिसके बाद वो टॉम को मिलने के लिए कहने लगी ताकि वे टॉम से माफी मांग सके और उसे हग कर सके। तो उन्होंने उसके अगले दिन का मिलने का प्लान बनाया और जब टॉम तय की गई जगह पर पहुंचा तो उसे रेचल कहीं भी दिखाई नहीं दी। और यही नहीं, इसके बाद मानो कि वो कहीं दिखाई दी ही नहीं, जैसे कि वो कहीं गायब ही हो गई हो। इस नाकामयाब मीटिंग के बाद रेचल ने टॉम को कभी कांटेक्ट नहीं किया। जब टॉम घर पहुंचा तो उसने जल्दी से चैट रूम में लॉगिन किया और पीटर से पूछा क्या तुम्हारी बात रेचल से हुई? तो उसने कहा कि नहीं। फिर वो दोबारा से पब्लिक चैट रूम में गया और वहां मौजूद सबसे पूछा, लेकिन किसी की भी बात रेचल से नहीं हुई थी। अगले कुछ दिनों तक भी रेचल की कोई खबर नहीं थी, जिससे टॉम बहुत अपसेट हो गया। उसने देखा पब्लिक चैट रूम में एक अफवाह फैल रही
रही है कि कैसे एक चैट रूम के मेंबर ने किसी दूसरे चैट रूम के मेंबर को पहले अगवा किया और फिर उसे मार दिया। टॉम के मन में ख्याल आया कि नहीं, रेचल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। इस अफवाह के आने के बाद लोगों ने अनुमान लगाया कि यह केविन ने किया हो सकता है और वो लड़की रेचल हो सकती है। वही केविन जो कि पिंक टेक्स्ट में बात करता था और स्टोकर होने का दावा करता था। लोग ऐसा अनुमान इसलिए लगा रहे थे क्योंकि दोनों सेम टाइम पर लॉग आउट हुए थे और उसके बाद दोनों ही ऑनलाइन नहीं दिखे। पूरे चैट रूम में ये दो ही थे जो गायब थे। इस बात को काफी जनों ने सच बताया कि केविन ने ही रेचल को मारा है, क्योंकि उन्होंने ये बात किसी दूसरे चैट रूम से सुनी थी और स्कूल में भी यही बातें हो रही थी। तो ये सुन टॉम के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे बहुत ही पछतावा होने लगा कि उसे कुछ तो करना चाहिए था इसे रोकने के लिए। ये सब कुछ हो जाने के बावजूद भी टॉम चैट रूम में ऑनलाइन ही रहता और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और टॉम के साथ साथ पीटर का भी बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगा। पीटर टॉम से पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो, तो टॉम ने इसके बारे में बात करने से मना कर दिया। टाइम बीतने के साथ साथ केविन और रेचल की अफवाह भी चैट रूम से गायब होने लगी। टॉम और बाकी लोग इस बात को भुलाकर आगे बढ़ने लगे और इसके 1 महीना बीत जाने के बाद पीटर और टॉम की दोस्ती और गहरी होने लगी। वो दोनों प्राइवेट चैट रूम में हमेशा बात करने लगे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वहां रेचल नहीं थी और अब वो रियल लाइफ में भी एक दूसरे से मिलने जुलने लगे थे। और इसी के साथ होता है फेज 2 समाप्त और अब शुरू होता है फेज 3 और ये फेज 3 बहुत ही खतरनाक होने वाला है। रेचल के गायब होने के 1 महीने बाद चैट रूम में एक नई लड़की आती है जिसका नाम था जेनेट और उसका पूरा नाम कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था। जेनेट टॉम से बात करती है और बताती है कि मैं 44 साल की हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ और ये भी बताती है कि मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ। लेकिन असल में वो एक खुफिया जासूस थी जो कि ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के लिए काम करती थी और वह ब्रिटेन के टॉप 3 पावरफुल इंसानों में से थी। जेनेट ने टॉम को इसलिए कांटेक्ट किया क्योंकि वो उसे काम पर रखना चाहती थी। उसने ये भी कहा कि अगर तुम काम करने के लिए राजी हो जाते हो तो तुम सिर्फ एक सीक्रेट एजेंट ही नहीं बल्कि अमीर भी बनोगे और मेरा बॉयफ्रेंड भी बन सकते हो। ये बात सुनना बड़ा ही अजीब सा लगता है और इस बात का कोई सेंस भी नहीं बनता क्योंकि दोनों का एज डिफरेंस बहुत था। और ये बात सुन के एक बार तो टॉम को ये स्कैम ही लगा। और वहीं अगर टॉम की कंडीशन को देखें तो उसने अभी अभी तो अपनी गर्लफ्रेंड को खोया है और वे अकेले ही उसके गम में दुखी होता रहता था और उस वक्त उसका दिमाग सही डिसीजन लेने के लिए काबिल नहीं था, यानी कोई भी उसका फायदा उठा सकता था। जेनेट ने उसके साथ बहुत सारे वादे किए, काफी चीजों के वादे जैसे कि पैसा, स्टेटस, प्यार, लेकिन टॉम ने उस पर विश्वास तो नहीं किया। लेकिन जेनेट भी नहीं रुकी, उसे काम करवाने के लिए फोर्स करती रही, विश्वास दिलाती रही और आखिरकार वो जेनेट की बात मान गया। तो टॉम ने पीटर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखा। टॉम जैसे ही जेनेट के साथ काम करने के लिए तैयार हुआ तो जेनेट ने टॉम को चैट के थ्रू ही कसम दिलवाई और टॉम को कहा कि अब तुम्हें काम करने के लिए लंदन जाना होगा जहां तुम क्वीन एलिजाबेथ से मिलोगे और वहां बाकी ऑफिशियल्स भी होंगे। लेकिन ये सब सुनने के बाद टॉम के मन में कुछ सवाल थे तो टॉम ने जेनेट से कुछ सवाल किए कि मैं अपनी माँ को क्या बताऊंगा कि मैं इतने दिनों तक स्कूल छोड़कर मतलब कहाँ जा रहा हूँ। ऐसे बिना बताए नहीं जा सकता, मुझे कुछ तो बताना ही होगा। लेकिन जेनेट ने यह सुनने के बाद टॉम को कहा कि एक सीक्रेट एजेंट किसी को कुछ भी नहीं बता सकता, ना ही अपने दोस्तों को और ना ही अपनी माँ को। तुम खुद अपने आप कोई स्टोरी बना लो और हम इसमें तुम्हारा पूरा साथ देंगे। और यही नहीं, तुम्हारी लंदन पहुंचने के बाद हम तुम्हारी माँ के साथ टच में रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम जाने की तैयारी करो, तुम्हें हर हफ्ते 2 बार कॉल करने का मौका भी दिया जाएगा। तो ये सुन टॉम थोड़ा संतुष्ट हुआ और जेनेट की बात मान गया। और फिर टॉम ने जेनेट से काम के बारे में पूछा तो जेनेट ने टॉम से कहा कि तुम्हें सबसे पहले कुछ टेस्ट क्लियर करने होंगे। और यही वो पॉइंट है जब जेनेट ने टॉम को ये बताया कि क्यों सिर्फ तुम्हें ही इस काम के लिए चुना गया है, किसी और को क्यों नहीं। और अब आएगा कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जेनेट ने टॉम को बताया कि तुम्हारा जो फ्रेंड जिसका नाम पीटर है, जो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, असल में उसका नाम पीटर नहीं बल्कि जेम्स बेल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स है। लेकिन जेनेट ने ये नहीं बताया कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और ये बात टॉम को पहला टेस्ट कंप्लीट करने के बाद पता चलेगी। इससे टॉम बहुत ही कंफ्यूज हो गया। तो फिर आखिरकार उसने भी कह दिया चलो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि मेरा पहला टेस्ट क्या है। तो जेनेट ने टॉम को कहा कि तुम्हें पहले साबित करना होगा कि तुम पीटर यानी जेम्स बेल को सुरक्षित रख सकते हो या नहीं। और जेनेट ने टॉम को पहले टेस्ट के बारे में बताया। जेनेट ने टॉम से कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम पीटर के लिए
एक दिन के लिए बॉडीगार्ड बने रहोगे, यानी जेम्स बेल के, जो पीटर का असली नाम है। फिर जेनेट ने टॉम को कहा कि कल पीटर स्कूल से निकलकर अपने डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए जाएगा और ये करते वक्त तुम उसके साथ रहना, लेकिन उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके बॉडीगार्ड हो, क्योंकि पीटर ये नहीं जानता है कि तुम्हें उसकी असली पहचान के बारे में पता है। अगर तुम ये काम एक दिन के लिए ढंग से कर पाए तो तुम्हारे वापस आने पर मैं ये बताऊंगी कि ये करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। अगर तुम ये काम ढंग से कर पाए तो मैं तुम्हें वापस आने पर बताऊंगी कि पीटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो टॉम इस टेस्ट के लिए राजी हो गया। फिर उसके बाद चैट रूम में दोनों की बातें, यानी अब पीटर और टॉम की बातें शुरू होती हैं, जहां टॉम ने पीटर को घूमने के लिए पूछा तो पीटर ने बताया कि कल स्कूल के बाद उसकी डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट खत्म होने के बाद ही मैं चल सकता हूं। फिर टॉम ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ साथ रह सकता हूं? हम दोनों इकट्ठे डेंटिस्ट के पास चले जाएंगे। तो पीटर ने कहा क्यों नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। अब आता है उसका अगला दिन। टॉम पीटर के साथ मिला, यानी जेम्स बेल के साथ। टॉम और पीटर साथ साथ ही जा रहे थे। दोनों ही स्कूल के बाद डेंटिस्ट तक गए, लेकिन टॉम ने देखा कि यहाँ कुछ भी तो अजीब नहीं है। उसे अपने आसपास का माहौल भी बिल्कुल ठीक लगा, यानी पीटर को अकेले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसे देख टॉम को लगा कि पीटर को तो किसी भी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ साथ रहा। डेंटिस्ट से निकलने के बाद वे मॉल चले गए, जहाँ उन्होंने बाकी का दिन साथ बिताया। जब टॉम घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने जाते ही अपना कंप्यूटर खोला, जहां जेनेट का मैसेज उसका इंतजार कर रहा था। मैसेज में लिखा था कि हमारे एजेंट्स तुम्हें ही फॉलो कर रहे थे, तुमने बहुत अच्छा काम किया और इसी के साथ तुमने अपना पहला टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं बताती हूँ कि क्यों जेम्स बेल यानी तुम्हारा दोस्त पीटर इतना इंपॉर्टेंट है। अब खुलने वाले हैं सारे राज। जेनेट ने बताया कि अटलांटिक ओशियन के नीचे एक बड़ी सी तिजोरी है, जिसके बारे में सिर्फ चुनिंदा देशों को पता है, और उस तिजोरी के अंदर 568 बिलियन पाउंड्स हैं, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के हैं, जिसे सिर्फ एक इंसान ही खोल सकता है, और वो इंसान है तुम्हारा दोस्त यानी जेम्स बेल यानी पीटर। तिजोरी को खोलने के लिए पीटर को तिजोरी के सामने खड़ा होना होगा, जहां एक स्पेशल स्कैनर उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करेगा और फिर वो स्कैनर कंफर्म करेगा कि सामने वाला इंसान जेम्स बेल है या नहीं। अगर बॉडी स्कैन मैच हो गया तो वो दरवाजा खुल जाएगा। ये बात सुनने में तो बड़ी अजीब लगती है और टॉम भी इस तिजोरी के बारे में क्लियर नहीं था, लेकिन उसे इतना तो पता चल गया था कि जेनेट बिल्कुल असली है, क्योंकि उसे टॉम के बारे में सब कुछ पता था। उसे ये भी पता था कि टॉम ने आज क्या पहना था, कल उसकी क्या प्लानिंग है, आज वो किस किस से मिला, वो सब जेनेट को पता होता था, क्योंकि जेनेट ने टॉम को यह बताया था कि उसके एजेंट्स उसी का ही पीछा करते रहते हैं, जिससे जेनेट की पूरी नजर उसके ऊपर रहती थी। और वो एजेंट्स किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे कि बस ड्राइवर, टीचर, कूड़ा साफ करने वाले, मेलमैन या फीमेल, पोस्टमैन या कुछ भी। अब टॉम पूरी तरह से जेनेट की निगरानी में था। जेनेट ने बताया कि किसी को सीक्रेट जॉब देने के बाद उसके साथ यही सब कुछ तो होता है और तुम्हें भी आगे चलकर यही करना है। फिर जेनेट ने टॉम को उसके आखिरी टेस्ट के बारे में बताया, जो कि उसे पूरा करना था। फिर उसके बाद वो एक पक्का सीक्रेट एजेंट बन जाता। लेकिन जेनेट ने जैसे ही उसका आखिरी टेस्ट बताया तो टॉम दंग रह गया, क्योंकि टॉम ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसे ये सब भी करना पड़ेगा। लेकिन अब जो भी करना था उसे पूरी हिम्मत जुटाकर करना था, क्योंकि वो ये सब अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने देश के लिए और देश की गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी था। ये टेस्ट सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा था, लेकिन दिल दहला देने वाला था। टॉम ने पीटर यानी जेम्स बेल को मारना था। यह था वो आखिरी खतरनाक टेस्ट, अपने दोस्त को मौत के घाट उतारना। जेनेट ने टॉम को बताया कि जेम्स को यानी पीटर को एक दिमागी बीमारी है, यानी उसे ब्रेन ट्यूमर है। इस बीमारी की वजह से पीटर किसी भी दिन मर सकता है, और अगर उसके मरने की खबर किसी दूसरे देश को पता चलती है तो वो देश उसकी बॉडी को हथिया लेगा, जिससे वो उसकी बॉडी का इस्तेमाल कर उस तिजोरी को खोल सकते हैं और सारा पैसा चुराया या नष्ट किया जा सकते हैं। इसलिए फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो, उससे पहले ही हमें पीटर की बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए, उसे मारकर। जेनेट ने टॉम को बताया कि अगर तुम ये टेस्ट पूरा कर लेते हो तो तुम्हें लंदन भेज दिया जाएगा, जहां तुम क्वीन एलिजाबेथ से मिलोगे, और उसके बाद तुम्हें अपनी पहली तनख्वाह का चेक भी मिलेगा, पूरे 80 मिलियन पाउंड्स का, और जिसके बाद तुम मेरे भी बॉयफ्रेंड बन सकते हो। टॉम ये सुन इतना उतावला हो गया कि इस काम के लिए उसने तुरंत हाँ बोल दिया। तो जेनेट ने कहा ठीक है, अब वक्त है तुम्हारा एक नाम देने
देने का, एक खुफिया नाम देने का, और वो नाम होगा 47695, यानी एजेंट 47695। तो ये नाम देने के बाद अब जेनेट ने उसे कहा कि अब तुम्हें एक चक्कू खरीदना होगा जिसे तुम अपने पास रखोगे। जेनेट ने उसे एक दूसरे कोड के बारे में भी बताया, जिस कोड को सुनते ही उसे वो मिशन अबॉर्ट कर देना था, यानी उसे पीटर को मारने का मिशन कैंसिल करना होगा वो कोड सुनते ही। और वो कोड था 6969। उसने कहा था कि ये कोड सुनते ही चाहे वो कहीं से भी आवाज आए तुम्हें ये मिशन कैंसिल करना होगा। ये सारा तामझाम हो जाने के बाद 29 जनवरी 2003 को वक्त था सुबह 11 बजे का। टॉम और पीटर, जो मैंने शुरुआत में बात कही, उस फुटपाथ पर जा रहे थे। इनके सीक्रेट नाम एजेंट 47695 और जेम्स बेल बस स्टेशन पर मिलते हैं। और जैसा कि जेनेट ने बताया था, टॉम ने वैसा ही किया। टॉम ने पीटर को मार दिया था और जेनेट ने टॉम को यह भी आश्वासन दिलवाया कि पीटर के मरने के बाद वहां पर पहुंचने वाली वो पहली इंसान होगी। उसने ये भी बताया कि वो एक डिटेक्टिव के रूप में आएगी ताकि मैं ये देख पाऊं कि कोई भी तुम्हें अरेस्ट ना कर पाए और मैं तुम्हें अरेस्ट होने से बचा लूंगी। और जब टॉम ने फुटपाथ पर अपनी पोजीशन ली तो उसने पीटर का कंधा पकड़ा और उसके पेट में चक्कू घुसा दिया और एक बार निकालने के बाद फिर से उसकी चेस्ट में चक्कू घुसा दिया, जिससे पीटर नीचे गिर गया और गिरने के बाद टॉम की तरफ देखता रहा। जब पुलिस वहां पहुंची तो टॉम ने देखा कि जेनेट का तो कोई आता पता ही नहीं है। और जब टॉम पुलिस को अपनी स्टेटमेंट दे रहा था, वही स्टेटमेंट की कोई पागल इंसान इसे मार गया, फलाना ढिमकाना, ये सब हो गया। और साथ साथ ये भी पूछा उसने कि जेनेट कहाँ है, वो कब आ रही है। पुलिस वाले सोचने लगे ये जेनेट कौन है। पुलिस को तो जेनेट के बारे में कोई आइडिया नहीं था। आखिर टॉम ये बात किसके बारे में कर रहा है। जब पीटर इस हादसे से बच गया तो उसने पुलिस को बताया कि मुझ पर हमला टॉम ने किया था। तो फिर पुलिस टॉम के पास गई तो टॉम ने सबसे पहली लाइन यही कही कि तुम जेनेट से क्यों नहीं पूछ लेते, वो तुम्हें इसके बारे में अच्छे से बता देगी। लेकिन जेनेट वहां कभी नहीं पहुंची क्योंकि जेनेट नाम की कोई भी लड़की एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ना ही रेचल नाम की लड़की इस दुनिया में थी, ना केविन, ना ही कोई जेम्स बेल, और ना ही वो 189 लोग जो उस चैट रूम में जुड़े हुए थे और चैट कर रहे थे। कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था। अब आएगा कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब आप सोचोगे वो अकाउंट्स आखिर चला कौन रहा था। अब सामने आएगी सच्चाई। उस चैट रूम में ये जितने भी लोग थे, यानी 189 की जनसंख्या, पूरे के पूरे वो सिर्फ एक ही शख्स ऑपरेट करता था और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद पीटर था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला इन सब के पीछे पीटर का ही हाथ था। और सारे सबूत सामने आने के बाद पीटर ने भी ये मान लिया था कि इसके पीछे उसी का ही हाथ था। जेनेट, रेचल और ग्रुप में जितने भी लोग थे वो कोई और नहीं, मैं ही था और मैंने खुद की ही सुपारी दे डाली। पीटर ने बताया कि जब वो चैट रूम में लॉगिन हुआ तो वो इस इरादे से बिल्कुल भी नहीं आया था कि वो टॉम को बेवकूफ बनाए और उसको ये खतरनाक टास्क करने को कहे। लेकिन जब उसने टॉम की फोटो को देखा तो उसे टॉम बहुत पसंद आने लगा और वो उसके करीब आना चाहता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कैसे वो उसके करीब जाए, तो इसलिए उसने एक रेचल के नाम से अकाउंट बनाया ताकि वो उसके और करीब आ सके। लेकिन उसके बाद यानी रेचल के चले जाने के बाद पीटर अपसेट हो गया क्योंकि टॉम रेचल के करीब कुछ ज्यादा ही चला गया था। तो उसने रेचल को मार दिया। कहने का अर्थ यह है कि वो खुद ही तो रेचल था, तो उसने रेचल को अपने रास्ते से हटा दिया, खुद ही केविन बना और केविन से रेचल को हटवा दिया। पीटर को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो केविन द्वारा किए गए मर्डर को यानी रेचल के मर्डर को सच मान लेगा। कौन? टॉम। उसको लगा कि अब टॉम को पता चल जाएगा कि कोई उसकी फिरकी ले रहा है, यानी उसे कोई बेवकूफ बना रहा है। लेकिन टॉम जैसे जैसे इस जाल में फंसा, मतलब कि टॉम ने पीटर द्वारा रचे गए इस नाटक को सच मान लिया था, तो पीटर को विश्वास ही नहीं हुआ और सोचने लगा कि टॉम से और क्या कुछ करवाया जा सकता है या मनवाया जा सकता है। और इसके बाद पीटर ने एक नया अकाउंट बनाया, मतलब जेनेट नाम की लड़की को चैट रूम में क्रिएट किया जिसका टॉम के ऊपर पूरा कंट्रोल था। देखा जाए तो पीटर जेनेट की हेल्प से टॉम के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगा था। वो याद है ना बॉडीगार्ड वाला सीन, जानबूझ के बॉडीगार्ड बनवाया खुद का। जब पीटर ने ये सब किया तो उसको फिर बहुत ही दुख हुआ, वो पछताने लग गया था। पहले तो उसे मजा आया पर अब वो पछताने लगा और अब उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि बिना राज बाहर आए, बिना दोस्ती तोड़े इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। उसे लगा कि इससे बढ़िया रास्ता और कोई नहीं हो सकता कि वो इस कहानी को अपनी
मौत के साथ खत्म कर दे। मतलब पीटर ने अपने नाम की खुद ही सुपारी दे डाली, इसलिए उसने पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। कहां वो जेम्स बेल को यानी पीटर को बचा रहा था और कहां उसे मौत के घाट उतार दिया। मतलब मरा नहीं, बच गया। पीटर ने अपने लिए खुद ही खड्डा खोद लिया था। और जिस दिन वो अटैक होना था तो पीटर ने उस अटैक को रोकने के लिए एक बैकअप कोड भी बनाया था, आपको याद ही होगा, ताकि वो उस अटैक को रोक सके। अगर उसे लगे कि उसे ये अटैक नहीं करवाना तो वो उस कोड को खुद ही अपने मुंह से इस्तेमाल कर देगा, यानी पीटर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने इस अटैक को रोकने का फैसला बिल्कुल नहीं लिया। उसने टॉम के साथ रिश्ते को बचाने के लिए ये सब होने दिया। हालांकि पहले पहले तो टॉम बाकी अकाउंट्स को शक की नजर से देखता होता था, जैसे कि रेचल, केविन, जेनेट, लेकिन उसने पीटर पर कभी भी शक नहीं किया था। टॉम को इस धोखे के बारे में तब पता चला जब वो अदालत में पहुंचा, जहां सामने खड़ा पीटर अपने जुर्म कबूल कर रहा था और वहीं उसके जुर्म सुनता सुनता टॉम, मतलब उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया, पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। टॉम को कत्ल करने के मामले में सजा हुई, लेकिन उसे 8 महीनों में ही रिहा कर दिया गया। फिर उसके बाद उसे 2 महीनों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया गया। टॉम के ऊपर इंटरनेट चलाने की रोक लगा दी गई। वो सिर्फ किसी के साथ यानी किसी की मौजूदगी में ही इंटरनेट चला सकता था और चैट रूम में तो उसका बिल्कुल बैन ही लगा दिया था। और अब आते हैं पीटर के ऊपर। पीटर की बात करें, मजे की बात तो यह है कि पीटर को खुद के कत्ल की साजिश करने के मामले में सजा हुई, जो कि दुनिया में पहली बार था। खुद के कत्ल करवाने की सजा, ऐसी सजा आज तक किसी को भी नहीं हुई थी। तो ये सब पहली बार हो रहा था। लेकिन उसे जेल नहीं भेजा गया, बल्कि उसे 3 साल के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया। उसके ऊपर भी इंटरनेट चलाने और चैट रूम चलाने पर रोक लगा दी गई और इन दोनों के आपस में मिलने या किसी भी तरह से बात करने पर भी बिल्कुल रोक लगा दी गई थी। अगर किसी को आज की ट्रू स्टोरी पर विश्वास नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, सारे न्यूज आर्टिकल्स पढ़ लेना। लेकिन उनका असली नाम कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और जब इस केस की सुनवाई हो रही थी तो वहां बैठे जज ने इस केस की सुनवाई के बाद सिर्फ एक लाइन बोली कि कोई जाना माना फिल्म राइटर भी ऐसी स्टोरी नहीं लिख सकता, ना ही लिख पाएगा। और इस केस के सारे कैरेक्टर्स के नाम न्यूज वाले या अखबार वाले कभी भी नहीं छाप सकते, मतलब उनकी आइडेंटिटी को लीक नहीं कर सकते। और जज ने यह भी फैसला सुनाया कि ब्रिटेन में इनकी स्टोरी पर एक भी मूवी नहीं बननी चाहिए। ओवर एंड आउट।